खबरों की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर गुलमर्ग के एक होटल में आतिशज़दगी का वाक़या रोनमा हुआ। होटल हाईलैंड्स पार्क गुलमर्ग के एक हिस्से में आग लग गई। होटल में क़याम पजीर सयाहों को बहिफाजत बाहर निकाला गया है। किसी तरह के जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। पानी मार रहे हैं ना, उसकी घर से धुआं है। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि होटल हाईलैंड्स पार्क गुलमर्ग में ये आग नमूदार हुई। 6 बिस्तरों वाले कमरों पर मुश्तमिल एक हट है उसमें ये आग लगी और इस हट में चंद सयाह भी क़याम पजीर थे जिन्हें बाहिफाजत बाहर निकाला गया। आग पर काबू पा लिया गया है और आग किस वजह से लगी इस पर लगातार तफ्तीश भी जारी है। राहत की खबर यही है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और जो वहां सयाह क़याम पजीर थे इस हट में, उनको बाहिफाजत बाहर निकाला गया। तो 6 बिस्तरों वाला ये हट है टूरिस्ट के लिए, सयाहों के लिए, जिसमें ये आग नमूदार हुई। और अभी की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक इस हट में जो सयाह थे उन्हें बाहिफाजत बाहर निकाला गया। आग पर भी काबू पा लिया गया। तो देख सकते हैं आप, होटल हाईलैंड्स पार्क गुलमर्ग के एक हिस्से में जो हट है 6 बेड वाला यानी 6 बिस्तरों वाला ये हट था जिसमें ये आग लगी और सयाहों को बहिफाजत बाहर निकाला गया। आग पर भी काबू पा लिया गया है। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा। मुनीर, आपसे जानना चाहेंगे आग लगने की वजूहात का अभी तक कुछ पता चला और क्या कुछ तफसीलात? देखिए ना, ये रात के दौरान करीबन 1 बजे ये आग लगी है। वहाँ पे होटल हाईलैंड पार्क है, काफी मशहूर होटल है और पुराना होटल है और वहाँ पे उसके अंदर कुछ हट बनी हुई है और ये कहा जा रहा है कि ये 6 बेड वाली हट थी। ये उसमें कई सयाह भी मौजूद थे, उनको बहिफाजत वहाँ से निकाला गया है उसी दौरान। और फायर सर्विस अमला जो है वो अभी भी वहाँ पे अपने काम में मसरूफ है। और अभी बताया जा रहा है क्योंकि गुलमर्ग की अगर हम बात करेंगे, सर्दियों के मौसम में हट के अंदर बुखारियां जलाई जाती है और इसके साथ साथ पावर कमल का भी इस्तेमाल होता है। अभी उस बात का पता नहीं चल पाया है कि वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ है या बुखारी की वजह से आग लगी है, तो वो बाद में जो ही पता चल गया हम अपने नाज़रीन को इससे वाकिफ कराएंगे। बहरहाल अभी जो फायर सर्विस अमला है वहाँ पे वो अपने काम में मसरूफ है। अभी काफी हद तक वहाँ पे आग पे काबू पाया गया है। जी, तो सबसे अच्छी बात यही है कि तमाम सयाहों को बहिफाजत बाहर निकाला गया। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली में जनवरी में बारिश ने पिछले 32 बरसों का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। दूसरी जानिब पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में सर्दी की ठिठुरन में बेइंतहा इजाफा हो गया है। कल शाम से ही दिल्ली और एनसीआर में आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे आम लोगों और खासकर रोजमर्रा के काम के लिए निकलने वाले लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना है। उधर महकमा मौसमियात ने भी अगले 2 दिनों तक एनसीआर समेत पूरे शुमाली हिंद में बारिश की पेशगोई कर दी है। आईएमडी के मुताबिक कपकपाती ठंड में बारिश ने मजीद मुश्किल पैदा कर दी है। यूपी के हापुड़, संभल, चंदौसी, बुलंदशहर, खुर्जा, अलीगढ़, कासगंज, नरोरा में हल्की बारिश से ठंड में मजीद इजाफा हो गया है। लोगों को गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलने की लगातार सलाह दी जा रही है। साथ ही जो लोग बहालत मजबूरी काम के सिलसिले में बाहर निकल भी रहे हैं, उनके लिए अलाव और चाय की दुकानें ही सहारा हैं। तो मौसम का हाल दिल्ली और पूरे शुमाली हिंद में, ख़ास तौर पर दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के इलाकों में जो बारिश हो रही है उसने ठंड में इजाफा कर दिया। पिछले 32 साल का रिकॉर्ड जो है बारिश ने जनवरी में तोड़ दिया है, जिसकी वजह से आम लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना है। और अगले 2-3 दिन तक मौसम के इसी तरह से रहने की पेशगोई की गई है। लगातार ये भी सलाह दी जा रही है कि गैर ज़रूरी तौर पर लोग बाहर ना निकलें, ख़ास तौर पर बच्चों और बुज़ुर्गों को और
जो खवातीन हैं उनको बहुत ख्याल रखने की सलाह लगातार दी जा रही है और जो लोग बहालत मजबूरी बाहर निकल भी रहे हैं वो ख़ास तौर पर अलाव का सहारा लेने पर मजबूर हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारी नुमाइंदा प्रीति श्रीवास्तव का। प्रीति, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम बात कर रहे हैं और बारिश ने इस ठंड की ठिठुरन को और बढ़ा दिया है। क्या कुछ वहां पर मौसम का हाल और अगले 1-2 दिन में क्या हाल रहने वाला है? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं क्योंकि जिस तरीके से जो ठंड है, ठंड का जो सितम है वो बढ़ता जा रहा है और इस ठंड के मौसम जो बिन मौसम जो बारिश हुई है उससे ज़्यादा और ज़्यादा जो ठंड है वो बढ़ गई है। हालांकि यहाँ पे दिल्ली के, अगर मैं आज के मौसम की बात करूँ दिल्ली एनसीआर में, तो आज फिलहाल मौसम में थोड़ी सी राहत लोगों को ज़रूर मिल रही है क्योंकि आज जो है वो सुबह के समय तो बारिश हो रही थी लेकिन अभी जो है वो मौसम साफ नज़र आ रहा है। और लेकिन जो ठंड में जो ठिठुरन है वो बिल्कुल भी अभी भी बरकरार है और साथ ही लोगों को यहाँ पे अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। और साथ ही मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिन थोड़ी राहत की सांस लोग ले पाएंगे क्योंकि सुबह के टाइम पे तो जो बारिश है वो होगी लेकिन दिन में जो मौसम है वो साफ नजर आएगा और जो तापमान है वो पहले की अपेक्षा थोड़ी सी कमी इसमें दर्ज की जाएगी। तो साफ तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है उससे कुछ हद तक आने वाले 2 दिनों में थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। लेकिन जो ठंड है क्योंकि हालांकि भले ही सुबह के समय पे बारिश हो रही हो लेकिन दिन में जो मौसम है वो साफ मौसम विभाग कह रहा है। लेकिन जो ठंड है क्योंकि हवा चल रही है, क्योंकि ठंड के साथ साथ हवा चल रही है जिसकी वजह से जो ठंड है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। आज भी क्या ट्रेनों को और फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है? इनके कुछ टाइम जो है वो बदले गए हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से सुबह कोहरा था और धुंध था और बारिश हो रही थी उसके कारण कई सारी जो ट्रेनें हैं वो लेट हो गई हैं और कई जो एक ट्रेन है उनको कैंसिल भी किया गया है। फ्लाइट की अगर मैं बात करूं तो फ्लाइट्स का भी यही हाल है क्योंकि धुंध के कारण और बारिश हो रही थी, मौसम खराब होने के कारण कई सारी जो फ्लाइट है वो उड़ान नहीं भर पाई है और कई सारी फ्लाइट्स को रीशेड्यूल किया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि इससे लोगों को भी काफी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि जो ट्रेन है वो समय पे नहीं चल पा रही है क्योंकि मौसम खराब है और फ्लाइट्स भी कई फ्लाइट्स अचानक से कैंसिल भी की गई हैं जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रीति, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तफसीलात के लिए। बहुत ख्याल रखिए अभी अब तक वहाँ इतनी ठंड में। तो नाज़रीन, हमारे साथ दिल्ली से हमारी साथी थी प्रीति जो कि बता रही थी मौसम का हाल। एक और अहम खबर, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां यौम पैदाइश है। इस अहम मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी नेताजी के होलोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। नेताजी की स्टैचू इंडिया गेट पर नस्ब की जाएगी। ग्रेनाइट से बनी इनकी मूर्ति को इंडिया गेट पर नस्ब किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज पीएम मोदी ने इस बात का ऐलान करते हुए बेपनाह खुशी का इजहार किया था। दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे विनीत झा। विनीत, आज का दिन काफ़ी अहम रहने वाला है और ख़ास तौर पर खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। आपसे तफसीलात चाहेंगे, कितने बजे ये अहम प्रोग्राम होना है? विनीत, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम ये मौका है, खुद पीएम ने ट्वीट करके इस बात पर खुशी का इजहार किया है। कितने बजे ये प्रोग्राम होना है, क्या कुछ तैयारियां? जी हिना, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज शाम 6 बजे जो है वो कार्यक्रम होगा जब इंडिया गेट पर एक होलोग्राम का इनॉग्रेशन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सुभाष चंद्र बोस का यह जो होलोग्राम है वो होगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी थी कि जब देश जो है 125वां जन्मदिन जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मना रहा है, ऐसे में काफी महत्वपूर्ण है कि उन्हें श्रद्धांजलि दी जाए, उन्हें राष्ट्र कृतज्ञ राष्ट्र जो है वो अपनी तरफ से कुछ रिटर्न करे। इसी कड़ी में जब हमने देखा है कि वहां
पर उन्होंने एक ग्रेनाइट की मूर्ति, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाने की बात में कही थी कि जब आजादी का अमृत महोत्सव है जो वो मनाया जा रहा है, इसके साथ ही साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है और ऐसे में भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि उनके बलिदानों को याद करते हुए एक उनका एक स्टैचू लगाया जाए, ग्रेनाइट का स्टैचू लगाया जाए जो उन्हें एक श्रद्धांजलि होगी। जब तक ये स्टैचू नहीं रहेगा तब तक एक मोनोग्राम जो है, होलोग्राम जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लगेगा और यह इंडिया गेट पर लगेगा, जिससे का आज उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे करेंगे। जी विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। यूपी से मध्य प्रदेश से अहम खबर। मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में हुए फिरक़ेवाराना तशद्दुद और हुकूमत की कार्रवाई को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान जारी है। उज्जैन, अलवट, सुराना और खंडवा में हुकूमत के जरिए की गई कार्रवाई को लेकर बीजेपी और कांग्रेस न सिर्फ आमने सामने हैं बल्कि एक दूसरे पर असल मसाइल को नजरअंदाज करने का इल्जाम भी लगा रहे हैं। खंडवा में अक़लियती फ़िरक़े के लोगों का घर और गाड़ी जलाए जाने पर हुकूमत की खामोशी को जहां कांग्रेस ने तनकीद का निशाना बनाया, वहीं वज़ीर दाखिला ने कांग्रेस को मुंह भराई की सियासत से बाहर निकलने का मशवरा दिया। मैं समझ नहीं पा रहा कि मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी क्यों गंभीर इस मामले पर नहीं हो रहे, और जो प्रदेश को देश में शांति का टापू कहलाने की बात कहते तो हैं, लेकिन अशांति की तरफ कौन ले जा रहा है, कैसे जा रहा है, कौन तत्व जा रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है, इस तरफ नहीं ले जाते। उज्जैन की घटना पे भी मैंने कहा था कि एक पक्षीय कार्रवाई हुई, दूसरी नहीं हुई। आलोट में भी यही हुआ। और अभी शौकत और सलीम साहब जो खंडवा के, जिनके पास इनके मकान और ऑटो जलाए, उनको लेकर भी मैंने अधिकारियों से बात करी है। बंटी आपराधिक प्रवृत्ति का है, पुलिस भी एक्सेप्ट कर रही है, घटना को भी मान रही है, मीडिया ने भी दिया है। तो पत्थर जिसके घर से आएगा, ये कानून बनाने की बात तो विधानसभा में आई, लेकिन पत्थर आने वाले के ऊपर तो विचार किया जा रहा है। मकान जलाने वाले, तोड़ने वाले और खुला रूप से अपराधी के बारे में आज 24 घंटे हो गए, उसका ना घर गिरा, ना गिरफ्तारी हुई, ना वो पुलिस को मिल रहा, और पुलिस का रटा रटाया एक जवाब है कि तलाश की जा रही है। तो मैं इसको बहुत गंभीर मानता हूँ, ये प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। मैं आपके ज़रिए माननीय गृह मंत्री जी से फिर अनुरोध करता हूँ कि नरोत्तम मिश्रा जी, आप रोज़ टीवी चैनल पर आकर ये बयान देते हैं, आज मेहरबानी करके इन तीनों मामलों पर संज्ञान लेते हुए कब कार्रवाई होगी इसके बारे में भी टिप्पणी करें तो मुझे खुशी होगी। कांग्रेस निश्चित रूप से ऐसा ही कहेगी क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है उनकी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सोराना के अंदर कोई भी इस तरह का घटनाक्रम हम घटने ही नहीं देंगे। अगर किसी ने भी वहां सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की तो उसका फन कुचल देंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, लगातार इस अहम मामले पर हमारी नजर बनी हुई है और यके बाद दीगरे कई इस तरह के मामले सामने आ गए हैं जब एक तरफा कार्रवाई को लेकर इंतजामिया सवालिया घेरे में आ गया है। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है और अपोजिशन इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ रुख इख्तियार करने वाला है? है ना, इस मामले में खंडवा में जो मामला पेश हुआ है अब तक जो है 36 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आज भी हमारी जो वहाँ के एसएचओ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस पर तलाश जारी है और पुलिस ये मानती है कि जिसने घर और ऑटो जलाने का काम किया, बंटी उपाध्याय, वो जो है निगरानी शुदा बदमाश है। सवाल ये कि अगर कोई निगरानी शुदा बदमाश है और उसके ऊपर पहले से 25 मामले दर्ज हैं तो पुलिस ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? और जो वही बात है कि कांग्रेस ने इस मामले को लेकर जो है वज़ीर दाखिला और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है कि उज्जैन का मामला हो, आलोट का मामला हो या फिर खंडवा का मामला हो, तीन जगह पर मामले हुए हैं, लेकिन इंतजामिया के जरिए बस एक रटा रटाया जवाब दिया जा रहा है कि तलाश जारी है, तो पुलिस अपना काम कर रही है। या अब तक जो है कानून की बालादस्ती को कायम करने को लेकर जो काम किया जाना चाहिए तो वो नहीं किया गया। क्योंकि उज्जैन की बात करें जहां पर घर और मकान गिराया गया अब्दुल जब्बार का, वहां पर बात ये थी कि चाइना डोर फरोख्त करने का मामला था, लेकिन अब्दुल जब्बार के लोगों ने चाइना डोर जिससे खरीदी थी विक्रांत जो है उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो सवाल उसी पर लेकर अब कांग्रेस इस मामले को लेकर जो सड़क पर उतरने और फिर गवर्नर से मुलाकात करने का जो है मंसूबा बना रही है। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे। यूपी टीईटी का आज इम्तिहान है। यूपी के सभी अजला में इम्तिहान 2 नशिस्तों में मुनज़्ज़म किया जा रहा है। पहली सिटिंग में 10 बजे से 12:30 बजे तक इम्तिहान जारी रहेगा, जबकि दूसरी नशिस्त दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक होगी। इस इम्तिहान में 21,65,000 से ज़ायद तलबा व तालिबात शामिल हो रहे हैं। वाज़ेह रहे कि 28 नवंबर 2021 को पेपर लीक होने की वजह से इस बेहद ज़रूरी इम्तिहान को रद्द किया गया था। का पेपर वाकई में बहुत अच्छी तरह से जो महाराज जी हैं वो करवा रहे हैं, तो जो है इतना बेहतरीन पेपर पर शायद इस तरह से जो पेपर हो रहा है हमेशा इसी तरह से पेपर होना चाहिए। पहली बार ऐसा पेपर हो रहा है कि जो है पूरी प्रशासन हमारी जो है पूरी कोऑपरेट कर रही है बच्चों के साथ, और यहाँ के शिक्षकगण भी बहुत अच्छे हैं, वो कोऑपरेट कर रहे हैं। दोबारा से एग्ज़ाम हो रहा है और दोबारा से और अच्छी तरीके से हो रहा है। ऐसा सारे एग्ज़ाम ऐसे ही होना चाहिए। व्यवस्थाएं एकदम बहुत बेहतरीन व्यवस्थाएं हैं। यहाँ प्रशासन देखिए बहुत अच्छी तरीके से अपना काम कर रही है, और जितने भी मतलब पूरा एकदम व्यवस्था बहुत अच्छा है। व्यवस्था तो ठीक है, बट एक हाई रिस्क अभी भी है क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा पीक पे चल रहा है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। और साथ के साथ परिवार वालों को बहुत खतरा है कि अगर किसी को भी कोरोना होता है तो फिर घर जाते हैं, घर में बच्चे होते हैं, बड़े बूढ़े भी होते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा खतरा है। प्लस अब वही डर फिर से बैठा हुआ है कि कहीं फिर से कहीं से पेपर लीक ना हो जाए और फिर से कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि बच्चे तैयारी करके आते हैं, परिवार का रिस्क लेके आते हैं, और फिर अगर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो सच में बहुत दुख होता है कि कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को, पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशान कर। ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2000 के मुताबिक कुदरती जंगलात के मुकाबले में वेटलैंड्स का नुकसान 3 गुना ज़्यादा है। ताहम बशिष्टे-हल्ली वेटलैंड ने कुछ अलग ही मिसाल कायम की है, और ये 3 साल की मुसलसल और ठोस कोशिशों का नतीजा है। देखिए मिशन पानी। The district where we are here now, Bangalore Rural District, it is under a severe water crisis, and the groundwater level is gone down from the surface approximately 1500 feet. And the surface water bodies which are there, available sources of water like wetlands, ponds, temple tanks, they are all in a very degraded state. So there are the local community or the local villages around this wetland, many industries here in the Bashetele Apparel Park, the Gram Panchayat and the schools and the colleges. So it's like a full of different type of stakeholders. So we started talking to each of them to understand why this has come to this stage. We also studied the drainage pattern, connectivity from where water is coming into the wetland. That was something which was a revelation for us, that this is not an independent wetland, but it is a cascade of 4 to 5 wetlands, and from the upstream wetlands it is connected. And because the connectivity is lost or degraded, the water is not coming into this wetland, and also the catchment is degraded. We made wetland mitras, who are the friends of the wetland from the local community, and we did capacity building for them. We trained them on wetland health assessment. Many villagers came forward and told us that, our defunct borewells started getting recharged, maybe because of this water which is there in this wetland. This was something which we dreamt of and believed in, and now it has strengthened our belief that this is possible. मुल्क में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,33,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसी दौरान 2,59,000 अफराद सेहतियाब हुए। 16% इजाफे के साथ कोरोना की रफ्तार तेज़ है। वैक्सीनेशन का अमल भी ज़ोर शोर से जारी है, लेकिन चंद दिनों के अंदर कोरोना अपनी पूरी रफ्तार के साथ वसी होता जा रहा है। लॉकडाउन, वीकेंड कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू का खातिर ख्वाह असर होता दिखाई नहीं दे रहा। लगातार लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी की जा रही है। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र में हो जाती है, यही हमने देखा अपने बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के एपिसोड में। आज बात करेंगे आनंद नरसिम्हन की। जन कल्याण, लोक कल्याण, किसी और के दुख को हरने का ये भाव
ये हमने हमारे यंग जीनियसेस में कूट कूट कर भरा हुआ देखा। ऐसी ही एक यंग जीनियस से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि यंग जीनियस का ये सफ़र उनके लिए कैसा रहा। जूही केसकर हमारे साथ हैं। जूही, नमस्कार, कैसा काय? I'm great. How are you? I'm good. Tell us, how did you feel coming and being a part of Young Genius? I felt proud, but somewhere it also brought the slight responsibility to kind of live up to it. How was it meeting Shankar sir? That was really amazing. Like, my entire family listens to his music and it was really overwhelming. Tell us, what did you like about Young Genius? I would say I liked the on-stage experience. You made it very comfortable. I was really nervous before. What is your next motivation, or what are you going to do next? I will continue my work on the Beat the Tremor initiative, and I will be trying to make this device as compact and affordable as possible so that this can actually help public in the future. What for you is perhaps the memory that will stay? Actually, the one where they showed my uncle showing the message on the screen, I think that was really... So, all the very, very best. Thank you. Genius, young genius. तो आनंद नरसिम्हन ने बात की आनंद जूही से। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।